तक पढ़ा कि नाइट्रोजन साइकिल का हम बता देते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास नेचर में बल्क ऑफ अमाउंट में होती है, ऑलमोस्ट 78 to 79% होती है, लेकिन ये बहुत ही फॉर्म्स में यूज होती है, जैसे अमाइनो ग्रुप प्रोटीन्स का एंड डीएनए आरएनए में यूज होती है और एटीपी फॉर्मेशन भी यूज होती है, इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग जरूरी है। ये एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट, इसके बीच में ये पाथवेज है कुछ जिनसे नाइट्रोजन हमारे पास रिसाइकिल हो रही होती है। अब the first source of soil nitrate is decomposition of organic compounds which take place in two places. First, the organic compounds are broken down into ammonia. This process is called ammonification. पहले क्या करते हैं, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, अब उनकी डीकम्पोजिशन कैसे होती है, पहले उनका जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है वो ब्रेक डाउन होता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कौन सा पाथवे होगा, ऑर्गेनिक होते हैं अमोनिया, दिस नोन एज ammonification. Later on, the nitrifying bacteria like Nitrosomonas convert ammonia into nitrates, and the nitrobacter on other hand convert it into nitrates. फिर क्या होंगे, जब अमोनिफिकेशन हो जाएगी हमारे पास नाइट्रेट्स आ जाएंगे, फिर उन पे ये एक्ट करेंगे बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर नाइट्रोबैक्टर एक्ट करेंगे जो कि इट्स नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम अगर 3 पाथवे देखें तो ऐसा होगा, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोकन डाउन होगा अमोनिया में, इसको हम कहेंगे अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब अमोनिया जब होगा नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। अब ये क्या करेंगे, नाइट्रोबैक्टर क्या करेंगे, नाइट्रोबैक्टर इस नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये हुई एक पाथवे जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टूट रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिल रही है हमारे पास, नाइट्रेट्स। This process is known as nitrification and it takes place in well aerated soil. The second source of soil nitrites are bacteria like Azotobacter, Clostridium and a blue-green algae Cyanobacteria nostoc. इन इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। और अदर सोर्स होता है, ये वहां पे होगी जहां पे सॉइल में एडिक्यूट अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, एरेटेड सॉइल होगी, ड्राई सॉइल नहीं होगी, वहां पे ये प्रोसेस होगा। और जो सेकंड सोर्स है हमारे पास जो कि सॉइल नाइट्राइट्स पे ऐड करती है वो भी बैक्टीरिया है लेकिन डिफरेंट फॉर्म पे, एजेटोबैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम एंड ब्लू ग्रीन अल्गी साइनोबैक्टीरिया, ये भी ऐड करते हैं। नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस ये भी उसमें हेल्पफुल होते हैं। They bring about symbiotic nitrogen fixation. In other bacterium, rhizobium is present in root nodules of leguminous like pea and soyabean. It also brings about lightning, during which nitrogen combines with oxygen and form oxides, which dissolve in water and ultimately form nitrates. अब ये इतना भले डीप में ना पढ़े, लेकिन आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग होगी और नाइट्रोजन किस किस प्रोसेस से होता हुआ जाएगा और कौन कौन से बैक्टीरिया या अलगी उस प्रोसेस में काम आएंगे। अब पहले हमने जब पढ़ा तब तक भी बैक्टीरिया थे, लेकिन अब जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स मींस रूट्स के जो स्मॉल रूटलेट्स होते हैं उनमें लगे हुए होते हैं, जो कि वहां से भी नाइट्रोजन जब कंबाइन होता है उस प्रोसेस को वो हेल्पफुल कर रहे होते हैं। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो ऑक्साइड्स बनेंगे जो कि खुद ही डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में एंड फॉर्म करेंगे नाइट्राइट्स। The nitrites are absorbed by root and are later on converted into amino acids and then to proteins. Nitrates जो होंगे रूट्स पहले उनको एब्जॉर्ब करेंगे, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन अल्टीमेटली वो प्रोटीन बनाएंगे। The protein is later taken by animal and is broken down
broken down and reconstituted an animal protein. वो जो प्रोटीन बने वो एनिमल्स खुद ही उनको अपटेक करेंगे और देन उनको रिकंस्टिट्यूएशन करेंगे खुद ही, ताकि वो अपने यूज में उन्हें ला सकें. The animal produce nitrogenous waste to which putrefying bacteria break down into ammonium compound and then nitrate bacteria, Nectobacter, convert it into nitrates. मीन्स जब ये एनिमल प्रोड्यूस होगा, जब एनिमल प्रोड्यूस करेगा वो होगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट. पहले आप देखें कि पहले नाइट्रेट्स जो बने थे, जब हमने नाइट्रोबैक्टर 8 किया था बने. अभी ये नाइट्रेट्स क्या होंगे, रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये खुद ही अमाइनो एसिड्स बनाएंगे. अब ये प्रोटीन आएंगे जो कि एनिमल प्रोटीन खुद ही उसे रिकंस्टिट्यूट करेगा, एनिमल प्रोटीन. ठीक है. अब जब इसका जो वेस्ट होगा वो होगा नाइट्रोजीनस वेस्ट. फिर इस पे नाइट्रोबैक्टर एक्ट करेगा, ये खुद ही नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर नाइट्रोबैक्टर एक्ट करेगा और फाइनली हमें नाइट्रेट्स मिलेंगे. मींस जहां से हमने शुरू किया था, हमने लास्ट में एनिमल का यूज भी हो गया, उसका वेस्ट भी हो गया और हमें नाइट्रेट्स वापस मिल गए. ये हो गई रिसाइकलिंग. हम इसको कह सकते हैं कि नाइट्राइट्स जो बने थे वही हमें लास्ट में मिल गए, ये हो गए नाइट्रेट्स. ये हो गई रिसाइकलिंग इसकी, which is absorbed by plant and thus recycled. Similarly, the proteins present in dead bodies are also acted upon bacteria in a similar way. जो dead bodies हो जाती हैं, thus constant supply of nitrogen from atmosphere to organism ecosystem to work properly. नाइट्रोजन की जो सप्लाई होती है एटमॉस्फेयर टू ऑर्गेनिज्म, ये हमें इकोसिस्टम में प्रॉपर होने चाहिए ताकि हमें प्रॉपर यूज मिल सके और ये कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए. अब हम आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन क्या है. The denitrifying bacteria are also present in soil and they reverse the process of nitrification and so reduce soil fertility. अब ऐसी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन को प्रोसेस को रोक देती हैं. डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है. पहले हमने क्या पढ़ी थी, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करवा रही थी. अब हम देख रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया करवाती हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती हैं और वो जब एक्ट करती हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी मीन सॉइल प्रोड्यूस करना कम कर देगा. These bacteria are anaerobic and they use nitrates as oxidizing agent in seeds of oxygen and some of the nitrogen is wasted. ये जो बैक्टीरिया होती हैं डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया वो एनाएरोबिक होती है. मींस वो नाइट्राइट्स को यूज नहीं करेंगी बल्कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे. आपने पढ़े होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं जो कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे. खुद की नहीं, जो सामने वाले कंपाउंड के होंगे उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे. उस एजेंट्स को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज नहीं करते बल्कि वो नाइट्रोजन उसका वेस्ट कर देते हैं. इसीलिए डीनाइट्रिफिकेशन जो होती है उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन वेस्ट हो. दिस ड्रेनेज एंड थ्रू flowing restrict their activity and help in increase fertility. इसीलिए कहते हैं कि जो गुड ड्रेनेज मींस जहां पे आपने देखा होगा कि और मींस ड्रेनेज ऐसे कहते हैं कि पानी का जो ड्रेनेज हो रहा होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से होती है तो वहां पे डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होती इतनी, वहां पे बैक्टीरिया काम नहीं करते इतने और वहां पे जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ये थी नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ी. अब हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सिग्निफिकेंस. कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और उनके सिग्निफिकेंस क्या है. In an ecosystem, organisms are interdependent, which is generally called interaction. These interaction between organisms may be beneficial or harmful, thus they are divided into two types.
अब इकोसिस्टम में है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन बनाता है, इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी या इंटरेक्शन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वो सरवाइव कर सकें और अपनी नीड को फुलफिल कर सकें। इनमें क्या होता है, कुछ जो इंटरेक्शन होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। इसीलिए हमने इंटरेक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन organism help one another to get food or other benefit. Thus the benefit is reciprocal. It may be one way. The commensalism and mutualism belongs to this type of interaction. ये आप याद कर लें, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है? या तो ये एक मींस इसमें किसी एक को भी फायदा हो सकता है और एक दूसरे की ये हेल्प करते हैं। ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, किसी एक को भी हो सकता है या किसी को नहीं भी हो सकता। अब इसमें 2 टाइप आ जाती है, कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। दिस टाइप बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू गेट फूड या किसी और बेनिफिट के। ये किसी एक को फायदा दे सकता है पर दोनों को नहीं दे सकता। अब नेगेटिव इंटरेक्शन क्या है? दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन causes harm to one of the species, thus one population may eat other or they compete for food and other resources. नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होगा, जो कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे उसमें किसी एक को नुकसान होगा या तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे खा जाएगा अपने फूड के लिए या रिसोर्सेज के लिए। द पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन एंड गैरेजिंग बिलोंग टू दिस क्लास। कौन कौन से आ गए? पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन एंड ग्रेजिंग बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव में कौन से थे? कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। उसमें किसी एक को फायदा होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव में नुकसान हो रहा है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम form close association with the species of their own or with other species. इसमें क्या करते हैं और इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं। या तो इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज से क्लोज एसोसिएशन बनाएंगे, जैसे मैंने और मेरे दोस्त ने बना दी। लेकिन अगर मैं किसी और स्पीशीज के साथ भी बनाऊंगी तो वो भी इंटरेक्शन होगा, बिटवीन स्पीशीज हो या विथ अनदर स्पीशीज हो तब भी एसोसिएशन बनेगी। The association between same species is called intra-specific association. ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में। सेम यही वर्ड से अगर वो सेम स्पीशीज में होंगे तो इंट्रा स्पेसिफिक एसोसिएशन, अगर वो डिफरेंट स्पीशीज में होंगे तो इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन। The intra-specific association commonly take place in social animals and lead to social organization of their communities. Intra-specific कॉमनली कहाँ पे होती है? जहाँ पे सोशल एनिमल्स हो और वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं। In interspecific association, one organism actually provides habitat to other organism. The interspecific association are parasitism, symbiosis, predation and grazing. ये interspecific है। कौन कौन सी? parasitism, symbiosis, predation and grazing. Interspecific में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा उसे। अब पैरासाइटिज्म क्या है? It is an association in which one organism, the parasite, lives temporarily or permanently within or an other organism called host. इसमें क्या होगा? ये एक एसोसिएशन है जिसमें क्या करेगा? एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहेंगे पैरासाइट, एक ऑर्गेनिज्म या तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टेम्पोररी रुक जाएगा या परमानेंट रुक जाएगा। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रुकेगा उसको हम कहेंगे होस्ट। मींस अगर मैं होस्ट हूँ, मैंने किसी पैरासाइट को जगह दे दी, या तो वो मेरे अंदर टेम्पोररी रहेगा या परमानेंट रहेगा, ये उस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं होस्ट हूँ, जो मेरे अंदर आके रहेगा वो पैरासाइट होगा। इन दिस एसोसिएशन पैरासाइट इज बेनिफिटेड। इसमें क्या होगा? पैरासाइट को फायदा होगा। मींस क्योंकि वो मेरे अंदर आके रह रहा है इसलिए उसको फायदा होगा, लेकिन होस्ट को नुकसान होगा। Thus they regulate the population of plants and animals. इसलिए वो रेगुलेट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ एनिमल और प्लांट, क्योंकि पैरासाइट ऑलमोस्ट प्लांट या एनिमल में अपना होस्ट बनाते हैं, वहां जाके वो रहते हैं। पैरासाइट which lives on the surface of host is called ectoparacyte. वो पैरासाइट जो कि सरफेस ऑफ होस्ट में रहते हैं, बाहर सरफेस पे रहेंगे,
ectoparasite such as fleas and leeches, whereas those fleas and leeches कौन से ectoparasite जो के सरफेस पे रहेंगे, अटैच हो जाएंगे वहां पे, whereas वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे वो एंडो हो जाएंगे, मींस होस्ट के अंदर रहेंगे, उनको हम कहेंगे एंडोपैरासाइट, जो कि प्लाज्मोडियम है और टीनिया है। प्लाज्मोडियम और टीनिया क्या है? एंडोपैरासाइट। एग्जांपल को आप ध्यान में रखते जाएं। और फ्लीज और लीचेस क्या है हमारे पास? एक्टोपैरासाइट सॉरी। एंड अगर हम इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन देखें तो ये पैरासाइटिज्म इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन से बिलोंग करता है। और दूसरे कौन से? सिम्बायोसिस, प्रीडेशन और ग्रेजिंग। अब हम आते हैं सिम्बायोसिस क्या है? It is an association between two different living organisms, but neither is harmed. The symbiotic association are of two types, mutualism and commensalism. ये दोनों किससे बिलोंग कर रही थी? पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ। इसमें भली दोनों को फायदा ना हो, किसी एक को फायदा होगा लेकिन दोनों को नुकसान नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ interaction is known as positive interaction. अब म्यूचुअलिज्म क्या है? It is a relationship of two organism for mutual benefit. ये एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का जो कि दोनों बेनिफिट के लिए करते हैं, मींस दोनों की एक ही नीड है और वो दोनों साथ हो जाएंगे, इसीलिए उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। The organism may be two animals, two plants or a plant and an animal. या तो दोनों एनिमल हो सकते हैं, दोनों प्लांट, या एक एनिमल या एक प्लांट भी हो सकता है। The leguminous plant root nodules are inhibited by nitrogen fixation bacteria. Leguminous plants में क्या होता है? जो रूट nodules होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन वो बैक्टीरिया अटैच होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को इनहिबिट करवा रहे थे, हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट एंड इन टर्न गेट शेल्टर और बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। इसमें क्या होगा कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट को देंगे और खुद प्लांट से रहने की जगह मांगेंगे, इसीलिए इसमें दोनों का फायदा होगा। प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलेगी, नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगी और इसको जगह भी मिल जाएगी रहने के लिए। इसमें क्या होगा? दोनों को बेनिफिट हो रहा है। Similarly, leeches में होता है in a result of association between green alga and a fungus. The sea anemone and a hermit crab provide another example of mutualism. The crab is protected by sea anemone and the sea anemone gets free ride and a variety of food. अब दूसरे एग्जाम्पल कौन से हैं? लीचेन का, जो कि ग्रीन अलगा एंड फंगस के बीच में होता है। ये आप याद कर लें कि कौन सा एग्जाम्पल किस क्लास से बिलोंग करता है। एंड सी एनिमोन हर्मिट का, इसको भी दोनों को फायदा होता है। क्रेब को सी एनिमोन का मिल जाता है और सी एनिमोन क्रेब को प्रोटेक्ट करता है और सी एनिमोन को क्या मिलता है? उसे वेराइटी ऑफ फूड और फ्री राइड मिलती है, वो कहीं भी जा सकता है फ्री। अब कमेंसलिज्म क्या है? इन दिस रिलेशनशिप वन ऑर्गेनिज्म द कमेंसल गेट बेनिफिट फ्रॉम होस्ट। इसमें क्या होगा? एक रिलेशनशिप ऐसा है कमेंसलिज्म जिसमें एक को फायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होगा। बट होस्ट डज नॉट गेट बेनिफिटेड नॉर हार्म, मींस होस्ट जो होगा उसको ना बेनिफिट मिलेगा ना ही उसे कोई नुकसान होगा। The epiphytic plants grow on trunks of other plants, but they get only support. जो epiphytic plants होते हैं वो plants की trunks पे develop हो रहे होते हैं, उनको फायदा है, लेकिन उनको क्या होता है? सिर्फ support मिलती है। However, they obtain their food and water from atmosphere. They are common in tropical rainforests. उनको सिर्फ support मिल रही होती है, लेकिन वो जो अपना food होता है वो सब atmosphere से लेते हैं। Mosses are common epiphytes. Some small fishes live within the cloaca of sea cucumber for protection but do not harm sea cucumber. कुछ small fishes होती हैं वो जो क्लोका के अंदर रहती हैं लेकिन उनको प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन वो जो सी कुकम्बर है उनको कोई हार्म नहीं होता। मीन्स उन्होंने स्मॉल फिशेस को शेल्टर दिया, प्रोटेक्शन दी, लेकिन खुद को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई फायदा मिला। अब प्रीडेशन और ग्रेजिंग नेगेटिव इंटरेक्शन से बिलोंग करती है, मींस किसी एक को नुकसान होगा। अब देखते हैं किसको होता है। प्रीडेटर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच टेक देयर फूड बाय प्रेइंग अपॉन अदर एनिमल्स। प्रीडेटर्स वो हैं जो कि शिकार करके अपना फूड लेते हैं।
द प्रीडेटर्स में बी सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, वो कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएं वो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्शियरी वो जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएं और जिन्हें कोई ना खा सके, लॉयन हो गए, ये सब टर्शियरी कंज्यूमर्स थे ऑफ एन इकोसिस्टम। द प्रे प्रीडेटर ऑफ रिलेशनशिप इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन साइज। ये प्रीडेटर शिकार करने वाला जो रिलेशनशिप पे वो इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि पॉपुलेशन भी इससे कम हो जाती है। समटाइम्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ईटन अप इज सो स्मॉल that is make no difference. It actually depend upon the population of predators. The ospreys, hawks live on fish of oceans. Their supply is so enormous that it cause no harmful effect upon the prey. अब ये कह रहे हैं कि प्रेज जो है ये इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि पॉपुलेशन कम हो जाती है, लेकिन इनका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। ये उन पर डिपेंड करेगा कि प्रीडेटर्स कितने हैं हमारे पास। अगर प्रीडेटर्स की तादाद कम है तो वो प्रेइंग भी स्मॉल जानवर की करेंगे, इतनी नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लाइक हॉर्स प्रेज, हॉक्स, ये सब फिशेस। However, if supply of prey is less, अगर शिकार करने वाले की सप्लाई कम है as compared to population of predators, प्रीडेटर्स करने वाले बहुत है लेकिन शिकार करने वाले जानवर कम है, तो क्या होगा, देन प्रीडेटर्स में बिकम एक्सटिंक्ट। अगर प्रे होगा ही नहीं, जानवर होंगे ही नहीं, तो उनको फूड मिलेगा ही नहीं, इसलिए उनकी जो तादाद होगी प्रेडेटर्स की वो कम होती जाएगी। थस देयर आर नंबर्स ऑफ प्रे एंड प्रीडेटर साइकिल सच एज लॉयन एंड ज़ेब्रास। इनकी भी इसलिए इनका नंबर मेंटेन करने के लिए भी साइकिल है, जैसे कि लोयन ब्रा। अब ग्रेजिंग क्या है, द हर्बीवोर्स कौन से, जो कि डिपेंड करते हैं फूड पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो होते हैं हर्बीवोर्स जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। इन एन इकोसिस्टम फीड अपॉन ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट, दे इंक्लूड बोथ स्मॉल एंड लार्ज एनिमल्स लाइक रैबिट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, ज़ेब्रास एंड एलिफेंट। हर्बीवोर्स वो कौन सी क्लास है जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करती है, ये स्मॉल और लार्ज एनिमल्स दोनों को कंसीडर करती है, लाइक ज़ेब्रा, लार्ज एनिमल, रैबिट, शीप, छोटे एनिमल्स। द एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लीव्स lead to starvation of food due to fact that rhizome and roots are not properly developed. अब जो प्लांट्स जिनमें लीव्स जो होते हैं वो कम होते हैं तो उनमें फूड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि फूड कम बनेगा, क्योंकि उसमें जो रिजोम एंड रूट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। अगर उन प्लांट्स में लीव्स कम हो जाएंगे तो उसमें स्टारवेशन ऑफ फूड हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली अकर नहीं करेगी। The aerial parts of plants are also prevent grazing by reseeding themselves. However, grazing are more tolerant to this effect than the other plants. वो प्लांट्स जिनके एरियल पार्ट्स होते हैं वो इस ग्रेजिंग वाले एनिमल्स को प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो उनकी ग्रासेस हैं या मोर टॉलरेंट टू दिस इफेक्ट देन अदर प्लांट्स। वो जो होते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो ग्रेजिंग से ज्यादा इफेक्ट होता है उनको, बल्कि मींस उन पे ज्यादा इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। अब अगर हम देखें तो हमने कुछ ऐसे रिलेशनशिप पढ़े हैं जिनमें हम देखेंगे क्या कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ को फायदा हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा, बल्कि कुछ को नुकसान हो रहा है। 3 कैटेगरीज हैं, एक को फायदा होगा, एक को नुकसान और एक को कुछ भी नहीं होगा। फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया। एक जो क्लास है, आप एक ही क्लास याद कर दें जो कि पॉजिटिव इंटरेक्शन की थी, कौन सी थी, सिम्बायोसिस, जो कि फिर 2 में डिवाइड हो रही थी, कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। बाकी जो भी थी पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन एंड ग्रेजिंग, वो नेगेटिव से बिलोंग कर रही थी। अब इकोलॉजिकल साइकिल सक्सेशन क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। अब ग्रेजिंग क्या है, पहले आप खुद सोचें कि ग्रेजिंग किस क्लास से बिलोंग करती है। ग्रेजिंग उस क्लास से बिलोंग करती है नेगेटिव इंटरेक्शन, मींस एक को फायदा होगा एक को नहीं होगा। अब इसमें मोस्टली जो हम डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स पे करते हैं। हर्बीवोर्स जो हमारे इकोसिस्टम में मौजूद है वो मोस्टली डिपेंड करते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन से हो गए, लीव्स। अगर वो हर्बीवोर्स ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को खा लेंगे तो उनको फायदा होगा, लेकिन प्लांट्स को नुकसान होगा। ग्रेजिंग में ये कहना चाहता है कि उनको नुकसान होगा प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स की जो अगर लीव्स कम हो जाएंगे तो उसे स्टारवेशन ऑफ फूड होगी,
क्योंकि जो रिजोम एंड रूट्स होते हैं वो इन प्लांट्स में डेवलप नहीं होते, जिनको हम कहते हैं एरियल पार्ट्स रहती हैं प्लांट्स के, वो इनमें डेवलप नहीं होती। इसलिए जो ग्रासेस वगैरह ये सारी चीजें होती हैं वो इसको टॉलरेट कर सकती हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकते। ग्रेजिंग वाले जानवर अगर ग्रासेस को खाएंगे तो कुछ हद तक वो सही होगा, क्योंकि वो अपना फूड खुद बना लेंगे। लेकिन अगर वो प्लांट्स को खा जाएंगे, उसके जो ग्रीन पार्ट, जो मेनली जो लीव्स होते हैं, अगर वो उसको खा जाएंगे तो वो जो प्लांट्स होगा वो उस पे बहुत असर होगा, ना कि वो फूड बना पाएगा और उसमें फूड की कमी हो जाएगी, एक्सटेंसिव लॉस होगा। इस प्रोसेस को कहेंगे ग्रेजिंग, क्योंकि हर्बीवोर्स को फायदा होगा, ग्रेजिंग वाले मींस जिस पे वो कर रहा था ग्रेजिंग प्लांट्स पे, उस पे फायदा नहीं होगा। अब समझ आया?